नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, अभी थोड़ा-सा साधनों का अभाव है, लेकिन मैं फ्री में क्लासेस आपको ऑनलाइन पेपर पे ही देता रहूँगा। जैसे-जैसे हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ेंगे, वैसे-वैसे हम सुविधाओं को अपडेट करते रहेंगे। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपको फ्री में कंटेंट सारे के सारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम के कंटेंट हैं, वो सारे के सारे हमारे फ्री में रहेंगे। कोई भी पेड कंटेंट हमारे चैनल पर नहीं रहेगा। आप जितने भी कोर्सेज़ लेंगे, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से फिर एक बार विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बनें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट प्रदान कर सकें। तो आज हम गणित का नंबर सिस्टम का पहला कंटेंट लेकर आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की। तो आप जानते हैं, गणित को हम जनरली 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। हालाँकि 2 पार्ट्स मर्ज हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम आपको 3 पार्ट्स में ही पढ़ाएँगे इसको। सबसे पहले अंकगणित, दूसरा है आपका बीजगणित और तीसरा है आपका रेखागणित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंकगणित की। तो जहाँ पर अंक होते हैं, वहाँ पर अंकगणित होता है। यानी कि हमारे अंक कहाँ पर हैं, आप जानते हैं, अंकगणित में सारे के सारा अंकों की बात होती है। तो 0, 1, 2, 3 हमारे अंक हम गिन ही नहीं सकते, अनगिनत हैं। तो वही है, अनंत हैं, अपरिभाषित हैं। इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, इनकी सीमा नहीं है कोई। जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना अंक भी आगे बढ़ेंगे। आप बात करते हैं बीजगणित की। तो यहाँ पर का, खा, गा या फिर A to Z जो भी है, वो सिस्टम आता है। रेखागणित में रेखाएं आती हैं। आप जानते हैं, रेखाएं 2 तरीके की होती हैं, एक होती है सरल रेखा और एक होती है वक्र रेखा। तो सरल रेखाएं जितनी भी आकृतियां हैं, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, हम इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि जैसे कि आपका कोई भी बंद आकृति होती है, वो सबसे पहले कम से कम उसके लिए 3 सरल रेखाएं चाहिए होती हैं। तो कोई भी बंद आकृति 2 सरल रेखाओं में नहीं बन सकती है। तो 3 सरल रेखाओं से सबसे पहले बनने वाली आकृति अब आपकी त्रिभुज होती है। इसी तरीके से चतुर्भुज होती है, 4 सरल रेखाओं से बनकर मिलने वाली। इसी तरीके से पंचभुज, षष्ठभुज और एक ही वक्र रेखा अपने ही शीर्ष को छूती है, तो वो कहलाती है आपकी वृत्त कहलाती है। इस तरीके से देखिएगा। तो अभी हम फिलहाल इनको एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज बारी है अंकगणित की। तो आइए हम अंकगणित पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अंकों को हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है आपका पूर्ण संख्याएं, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक संख्याएं। बात करें हम पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण माने सभी संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम 0, 1, 2, 3 यानी कि सारी की सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। लेकिन प्रकृति में जो भी शुरुआत होती है किसी भी नंबर की, वो 1 से होती है। प्रकृति में 0 का मतलब कोई उसका अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अगर डिफरेंस पूछा जाए, तो केवल 0 का डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, ये 1, 2, 3 से शुरू होगी, यानी कि 1 से शुरू होगी। सबसे पहले कोई एक जीव आया होगा, उसके बाद 2 और जीव आए होंगे उसी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कभी कभी अंतर पूछ लेता है। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा है। तो देखिएगा, ये तो हम चीज़ें पढ़ते चले आए हैं कक्षा 5 से। तो देखिएगा, सबसे पहले होती है एक सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। तो सम संख्या आप जानते हैं, जो 2 से कट जाती है, जिसका पेयर बन जाए, वो आपकी सम संख्या हो गई। और विषम संख्या जिसका पेयर ना बने या जो 2 से ना विभाजित हो, वो आपकी विषम संख्या है। जनरली हम कहते हैं, मोटे तौर पर हम मान लें, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वो आपकी सम है। और जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 है, वो आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ये सभी सम हो गई। और क्योंकि इनका पेयर बन सकता है या 2 से विभाजित हो सकती हैं।
और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सारी की सारी विषम संख्याएँ हो गई, क्योंकि इनका पेयर नहीं बनता और ये 2 के पहाड़े में भी नहीं आते हैं। तो ये बात हुई आपकी सम और विषम की। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को फिर हमने 2 भागों में बाँटा है। देखिएगा, वो भाग हैं आपके भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की। अब ये संख्याएँ क्या हैं? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिएगा, भाज्य ऐसे समझते हैं, संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक साधु सन्यासी और दूसरे पारिवारिक लोग। साधु सन्यासी या तो खुद को मानते हैं या फिर खुदा को मानते हैं, लेकिन पारिवारिक लोग खुद और खुदा के अलावा भी अपने परिवार के सदस्यों को मानते हैं। इसी तरीके से परिवार जो होता है, भाज्य संख्याओं का परिवार बड़ा होता है, अभाज्य संख्याएँ केवल मतलब जो है छोटा परिवार है इनका। साधु संत तो आप जानते हैं, पूरी दुनिया तो साधु संत नहीं है, तो वही है। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या में ये बड़ा हॉट टॉपिक रहता है 2। तो दो देखो, या तो एक यानी कि खुदा, और ये 2 या तो खुद की मानेंगे या फिर खुदा की मानेंगे, या तो 1 से विभाजित होंगे या फिर 2 से विभाजित होंगे स्वयं से, यानी कि 1 और स्वयं। जो 1 और स्वयं से विभाजित होता है वो ही अभाज्य संख्या है, बाद बाकी सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 क्या है, 2 हॉट टॉपिक इसलिए रहता है कि 2 एक सम संख्या है, जो इकलौती सम संख्या है, जो कि आपकी कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी समअभाज्य संख्याएँ हैं, तो केवल एक संख्या समअभाज्य है, वो कौन-सी है? 2 है। इसके बाद सारी की सारी विषम संख्याएँ हैं, जैसे कि 3, 1 और 3 से कटेगी, 5, 1 और 5 से कटेगी, 7, 1 और 7 से कटेगी। इसके बाद देखिए 9 3 से कट जाती है, तो इसलिए अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी, यानी कि इनका परिवार है। इसके बाद आते हैं 11, 11 आपकी 1 और 11 से कटेगी। इसी तरीके से आपकी संख्याएँ हैं, जो ये 100 तक हैं, 100 तक लगभग आपकी 25 संख्याएँ हैं, 75 भाज्य हैं और 25 अभाज्य हैं। ये संख्याएँ आपको क्या करना है, इनको याद करने का एक ट्रिक है कि हम कैसे पता करें 1 से 50 तक की संख्याएँ कितनी हैं अभाज्य। तो इनका एक ट्रिक है, मैंने थोड़ा-सा, और आपको जनरली मिल भी जाएगा ये। तो ये आपका एक मोबाइल नंबर जैसा है, 44 22 32 23 21। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि ये जो एक अंक है, वो एक मतलब जो है, एक पूरा मतलब टेंस को मतलब जो है डिनोट करता है। मान लीजिए 10 को, जैसे 1 से 10 तक कितनी है, तो 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएँ हैं, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 1 से 10 तक। इसी तरीके से 10 से 20 तक, ये 20 और ये 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक और 90 से 100 तक। ठीक है, ये संख्याएँ डिनोट करता है, यानी कि हर एक डिजिट हर एक दशक को डिनोट करता है, यानी कि 10 ढाई 100 होता है। इसी तरीके से ये 10 आपके संख्याएँ हो गई। अब मैं से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन मैं बता दूँगा, आपसे पूछेगा कि बताइए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं? तो आप शुरुआत के 5 डिजिट गिन लीजिए, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12 और 3 15, ये आपके 5 डिजिट हो गए, यानी कि 1 से 50 तक की जो है वो संख्याएँ हो गई आपकी कितनी? 15। 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? 15। ये 100 तक कितनी हैं? 25, यानी कि भाज्य संख्याएँ कितनी हुई आपकी? 75 भाज्य संख्याएँ हुई और 25 अभाज्य संख्याएँ हुई। तो देखिएगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जो स्वयं और 1 से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएँ होती हैं, बाद बाकी सारी की सारी भाज्य होती हैं। भाज्य की बात करें तो सबसे पहली भाज्य संख्या देखिए, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 से अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या हम देखते हैं, तो ये 4 है। देखिएगा, ये 1 से भी कटेगा, इसका एक फैक्टर 2 है, 2 से भी कटेगा और 4 से तो कटेगा ही, यानी कि खुदा और स्वयं के अलावा भी इनका एक कोई है, जो कौन है? 2 है। ठीक है, इसके परिवार में एक बंदा और है। इसी तरीके से आप बात करें 6 की, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके बाद बात करें 8 की, तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 9 से बात करते हैं, 1 3 9 10। इसी तरीके से 1 2 5 10। इसी तरीके से आपकी ये संख्याएँ होती हैं, जो मतलब जो है किसी न किसी से स्वयं और 1 के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटती हैं, वो भाज्य संख्याएँ होती हैं। अब भाज्य अभाज्य हमने सीख लिया है। भाज्य अभाज्य के बाद अब बात करते हैं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को फिर हमने 2 भागों में बाँटा है। वो कौन-सी हैं? थोड़ा-सा बात करते हैं इनके बारे में। देखिएगा, एक है आपकी परिमेय संख्या,
और एक है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय अपरिमेय की बात कर रहे हैं हम, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखें जहाँ क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू, क्यू कभी जीरो ना हो, यानी कि बटे में कभी जीरो ना आए, वो सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं, जैसे कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको 1/1, जैसे हमने इसको लिख लिया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, या फिर 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, है ना, या कोई भी बटे वाला डिजिट हो, वो सारी की सारी आपकी कैसी आएंगी, परिमेय संख्याएं। जितनी भी आपकी पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, जिनका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कि √4, √9, √16, √25, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं आपकी, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरीके से जिनका पूर्ण घनमूल निकाला जा सकता है, जैसे कि घनमूल 8, इसके बाद घनमूल किसका होगा 27, इसके बाद 64 का घनमूल, इसके बाद ऐसे ही मतलब डॉट 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 अनंत तक है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपको ये ज़्यादा ले जाएंगी। ये भी आपका घनमूल है, यानी कि जितने की पूर्ण घनमूल निकाला जा सकता है, पूर्ण पंचमूल निकाला जा सकता है, पूर्ण चतुर्थ मूल निकाला जा सकता है, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ से देखिएगा, अपरिमेय संख्या से अक्सर एक क्वेश्चन आपको टैट में तो पूछा जाता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। जैसे कि जो अपूर्ण मतलब जो है वर्गमूल संख्याएं हैं या अपूर्ण घनमूल संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √10 है। ऐसी संख्याएं आपकी क्या है, इनका हम पहले तो वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट निकलेगा ही नहीं। जब ये एग्जैक्ट निकलेगा ही नहीं तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। इन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, यानी कि अगर हमने 2 बट्टे कहीं √2/2 लिखा है जी, √2/2 का हम पूर्ण वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए ये कैसी संख्या है आपकी, हाँ, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा हॉट टॉपिक रहता है टेट का, कि पाई कैसी संख्या है। देखिएगा पाई का मान जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी वैसे हम लिख लेते हैं 22/7, चूँकि 22/7 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो कायदे में तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बताता है, ठीक है। तो ये जो है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, इसीलिए पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम, एक होती है सहभाज्य और पूर्णांकों की। तो आइए पहले सहभाज्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा 1 हो, वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान लें, जैसे कि एक संख्या है 9 और 25। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 9 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं अथवा नहीं हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे। एचसीएफ निकालने की भाग विधि का हम यूज़ करते हैं, वही सबसे सरल विधि रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम 9 का भाग 25 में लगा देंगे, 9 दूनी 18, बचे कितने आपके 7, 7 का भाग 9 में लगाएंगे, 7 एकम 7, बचा कितना 2, 2 का भाग हम 7 में लगाएंगे, 2 तिया 6, बचा कितना 1। अब 1 का भाग हम लगाएंगे किस में, 2 में, तो 1 दूनी 2। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर 1 आया, यानी कि इनका मासा कितना है, 1 है। किन्हीं दो संख्याओं का मासा जब 1 आता है तो वो आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्णांकों की। तो पूर्णांक क्या है वो भी देख लीजिएगा। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, यानी कि एक होता है ऋणात्मक और दूसरा होता है धनात्मक, ठीक है। अब चूंकि पूर्ण जो ऋणात्मक और धनात्मक की हम बात करें, देखो 0 और 0 जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही आपका धनात्मक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ऋणात्मक सबसे बड़ा कौन-सा होगा? यानी कि 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक होगा, ठीक है? अब माइनस की बात अलग है, वो अपवाद है कि माइनस में चले गए आप भाई, माइनस 0.1 हो गया, है ना? 0.001 हो गया, वो अलग बात है। मैं बता रहा हूँ जो पूर्ण संख्या है, पॉइंट को छोड़कर अगर माइनस की बात करें तो सबसे बड़ा जो ऋणात्मक संख्या है, वो -1 है। इसके बाद बात करते हैं -2। जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, वो संख्याएँ उतनी ही छोटी होती चली जाएँगी। यानी कि ये भी आपकी आगे तक आप जाएँगे तो ये अनंत होंगी, ठीक है? तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा मतलब वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। माइनस में सबसे बड़ा जो है वो -1 है, ठीक है? अब बात करते हैं धनात्मक संख्याओं की, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है 1 की। 1 सबसे छोटी धनात्मक संख्या है, ठीक है? पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से 2, चाहे आप धन लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। 3, 4 इसी तरीके से ये अनंत हैं। 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही आपकी धनात्मक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।